हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही मोटिव है टू क्रैक यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट फियर। और इस डर को दूर भगाने के लिए हम लोग करते हैं खूब सारा मेहनत। और इसी मेहनत की श्रृंखला में दोस्तों अभी हम लोग फंडामेंटल राइट्स, पॉलिटी का टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। टॉपिक में बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज थे, तो हम लोगों ने 30 एमसीक्यूज पर स्टॉप ले लिया था। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये बेसिकली 31st क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 30 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 30 के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और हम लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेटमेंट देखिए, प्रोटेक्शन अंडर इट इज कन्फाइंड ओनली टू रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहाँ तक कि जो आर्टिकल 29 है वो भी माइनॉरिटीज़ के लिए ही था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि ये माइनॉरिटी प्लस मेजॉरिटी दोनों के लिए यूज होगा। बट आर्टिकल 30 जो है दैट इज ओनली फॉर माइनॉरिटीज एंड दैट टू ओनली रिलीजियस प्लस लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड देखिए, इट प्रोवाइड्स दैट वाइल ग्रांटिंग एड स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज्ड बाई माइनॉरिटी। ठीक है, माफ़ करिएगा ब्रेक के लिए। तो दोस्तों ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। ये एग्जैक्टली सेम वर्ड में आर्टिकल 30 में ये चीज़ लिखा हुआ है कि अगर स्टेट जो है किसी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एड प्रोवाइड करता है तो वो दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है। फिर द टर्म माइनॉरिटी यूज इन द आर्टिकल हैज़ बिन डिफाइंड क्लियरली, कभी कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है माइनॉरिटीज़ का। ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2 ओनली। इसको देख लीजिए। एक क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 32 है, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिनल बट नॉट वाइड। देखिए, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और वाइड, तीनों का अर्थ क्या है वो समझ ले। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि क्या यहाँ पर केस जो है वो डायरेक्टली जा सकता है या फिर ओनली अपील के थ्रू जा सकता है। तो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी जो केस है वो डायरेक्टली जा सकता है, इसलिए ये पावर ओरिजिनल है। अगर अपील के थ्रू जाता तो इस जुरिस्डिक्शन को हम लोग बोलते हैं अपेलेट जुरिस्डिक्शन। अपेलेट जुरिस्डिक्शन यानी पहले तो वो हाई कोर्ट जाएगा या फिर और किसी लोअर कोर्ट में जाएगा और वहाँ से अपील के माध्यम से वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बट दैट इज़ नॉट द केस हियर। यहाँ जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर इंसान सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकता है अंडर आर्टिकल 32, हेंस इट इज़ नॉट अपेलेट, इट इज़ ओरिजिनल। ठीक है। फिर एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव का अर्थ क्या होता है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही इस मैटर को डील करेगी, यानी दूसरा कोई भी कोर्ट इस मैटर को डील नहीं करेगी। तो ऐसा नहीं है, ये एक्सक्लूसिव तो नहीं है दोस्तों, क्योंकि आर्टिकल 226 ये कहता है कि हाई कोर्ट भी फंडामेंटल राइट्स या फिर इवन अदर राइट्स के वायलेशन पर रिट्स वगैरह इशू कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है। ठीक है। वाइड कहने का क्या अर्थ है? वाइड कहने का अर्थ तो ये है कि जैसे जनरली किसी केस में कोर्ट क्या करती है, सजा देती है, पनिशमेंट, पेनाल्टी ऑर्डर जारी करती है। ठीक है। लेकिन वाइड कहने का अर्थ है कि पनिशमेंट पेनाल्टी ऑर्डर के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे रिट्स भी जारी किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल आर्टिकल 32 के तहत टोटल 5 रिट्स जारी किए जा सकते हैं। तो ये रिट्स जारी करने का जो पावर है वही बनाता है इस जुरिस्डिक्शन को वाइड। वाइड, तो वाइड कहने का अर्थ समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का पावर क्या है, वाइड है। हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स। तो स्टेटमेंट पहला आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन जो है आर्टिकल 32 में वाइड भी है, ओरिजिनल तो है ही प्लस वाइड भी है, लेकिन एक्सक्लूसिव नहीं है। ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखिए दोस्तों,
आर्टिकल 32 कैन नॉट इन्वोक सिंपली टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेज एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों। आर्टिकल 32 को तभी इन्वोक किया जा सकता है जब फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो, अदरवाइज नहीं। पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, द हाई कोर्ट में रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिस्डिक्शन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही है। जो आर्टिकल 226 से जो हाई कोर्ट को जो पावर मिलती है ये है ये हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन आर्टिकल 32 से जो सुप्रीम कोर्ट को पावर मिलती है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का फंडामेंटल राइट भी है। तो इसीलिए ये आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को हमारा जो भी पिटीशन है विथ रिस्पेक्ट टू वायलेशन ऑफ आवर फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू एंटरटेन दिस, ठीक है। बट हाई कोर्ट कैन रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन अंडर आर्टिकल 226 बिकॉज दिस पावर इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। हेंस इट इज ए डिस्क्रिशन ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, कि वो रिट जारी करे या ना करे। तो एनीवेज क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 33 देख लेते हैं दोस्तों। आर्टिकल 33 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये आर्टिकल 33 की बात नहीं है, ये आर्टिकल 34 की बात है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आर्टिकल 34 प्रोवाइड्स फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स व्हाइल मार्शल लॉ इज इन फोर्स, ठीक है। फिर ये क्या कहता है? आर्टिकल 34 इम्पावर्स पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट फंडामेंटल राइट्स ऑफ, देखिए, मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस, इन सब के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है अंडर आर्टिकल 33, अंडर आर्टिकल 33। तो ये दोनों इंटरचेंज किया हुआ है, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का डी। देख लीजिए आर्टिकल 33 क्या है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एट्सेट्रा, इन सब की जो फंडामेंटल राइट्स है उसको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है या फिर एब्रोगेट किया जा सकता है। क्यों? ताकि वो लोग अपनी ड्यूटी को अच्छे से डिस्चार्ज कर सकें, डिसिप्लिन बनाए रखें, ठीक है। आर्टिकल 34 कहता है, आर्टिकल 34 मार्शल लॉ के विषय में बात करता है दोस्तों। तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए। आई क्वेश्चन 34 से देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मार्शल लॉ के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया हुआ है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 34, ठीक है। इट सस्पेंड द गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द कोर्ट्स। तो जो ऑर्डिनरी लॉ है, ठीक है, और जो गवर्नमेंट है, दोनों को ये सस्पेंड कर देती है। ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। फिर देखिए, देयर आर स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, मार्शल लॉ के रिगार्डिंग दोस्तों बहुत एम्बिग्यूटी है, क्योंकि स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड प्रोविजन है, सिर्फ एक ही आर्टिकल है, वो कहता है कि मार्शल लॉ जब फोर्स में हो, ठीक है, तो किसी भी ऑफिशियल के द्वारा किया गया जो एक्शन वगैरह है उसको इंडेमनीफाई कर दिया जाएगा, उसको माफ़ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो खैर, अब मार्शल लॉ क्या है, कब लगाना है, किस एरिया में लगा सकते, नहीं लगा सकते, ये सब के बारे में ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं की गई है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए, इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ अफेक्ट्स बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस। ऐसा नहीं है। देखिए, एक तो हो गया फंडामेंटल राइट्स और एक हो गया सेंटर स्टेट रिलेशंस, और एक हो गया आपका इमरजेंसी और एक हो गया मार्शल लॉ। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट होती है और सेंटर स्टेट रिलेशन भी इम्पैक्ट होता है। मार्शल लॉ के दौरान फंडामेंटल राइट्स इम्पैक्ट होती है बट सेंटर स्टेट रिलेशन इम्पैक्ट नहीं होता है। तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? गलत हो गया। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आई क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 क्या है? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इज इनकरेक्ट। तो इसमें देखिए कौन सा इनकरेक्ट है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 29 इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू माइनॉरिटीज ओनली एंड इंक्लूड्स द मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज वेल। बिल्कुल सही बात है कि आर्टिकल 29 बात तो करता है माइनॉरिटीज की, बट यहाँ इस सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के बाद एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन उसको मान लिया गया है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हैज़ द
फंडामेंटल राइट टू प्रोटेक्ट इट्स कल्चर, ठीक है, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट्स एटसेट्रा। तो यानी यहाँ मेजोरिटी भी इंक्लूडेड हो गया है, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर देखिए, राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है। ये 44th अमेंडमेंट एक्ट में ये चीज़ किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये प्रोविजन लाया गया था। ये देखो, वैसे तो आप सारे फंडामेंटल राइट्स छीन सकते हो, बट जो फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 20 एंड 21, इसको एब्रोगेट नहीं किया जा सकता, किसी हाल में एब्रोगेट नहीं किया जा सकता है। फिर देखिए, आर्टिकल 17 डिफाइंस अनटचेबिलिटी एज ए प्रैक्टिस ऑफ सोशल बॉयकॉट ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स दैट हैज हिस्टोरिकली। देखिए, पहली बात तो ये है कि अनटचेबिलिटी का डिफिनेशन आर्टिकल 17 में मिलता ही नहीं, ठीक है। सिर्फ मद्रास हाई कोर्ट ने अनटचेबिलिटी को डिफाइन किया है, मद्रास हाई कोर्ट ने, ना ही इसका डेफिनेशन आर्टिकल 17 में मिलता है, ना ही प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, ये भी आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड ही कानून है, ठीक है, इसमें भी अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट हो गया आपका इनकरेक्ट। फोर्थ देखिए, राइट्स अंडर आर्टिकल 19 आर अवेलेबल टू सिटीजन्स एंड नॉट टू नॉन सिटीजन्स, ये तो आपको मैं बता ही दिया, 15, 16, 19, 29 और 30, ये दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स, हेंस डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो हम लोग को इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आई क्वेश्चन 36 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 21 के बारे में बात कर लीजिए। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट अ पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विथ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में फॉलो होता है? नहीं होता है। इंडिया में होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होता है यूएस में, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा वाइड है, प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ थोड़ा नैरो है, ठीक है। इंडिया में फॉलो होता है प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ना कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। दूसरा देखिए, द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू गेट इंटरनेट एक्सेस एज फंडामेंटल राइट अंडर दिस। देखिए, आर्टिकल 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत ये कह रहा है कि दो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, राइट टू प्राइवेसी और राइट टू इंटरनेट। और देखिए, यहाँ पर इजीली आप गलती कर भी सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है और बहुत सारे नए नए राइट्स को आर्टिकल 21 के तहत इंक्लूड किया गया है। तो ये बात तो सही है कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दिस इज ट्रू, बट राइट टू यूज इंटरनेट इज नॉट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, इट इज़ नॉट। राइट टू यूज इंटरनेट इज अंडर आर्टिकल 19, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका पार्ट बनता है ये राइट टू यूज इंटरनेट, हेंस स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21, बट राइट टू यूज इंटरनेट इज बेसिकली अंडर आर्टिकल 19, विच मीन्स राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो स्टेटमेंट नंबर 2 आपका हो गया इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 3 पर आते हैं। इट इज़ द ओनली आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज़ रिसीव्ड द वाइडेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 21 को बहुत ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर इतने इंटरप्रिटेशंस हैं कि मतलब लगभग 20 राइट्स के आसपास उसमें प्रोवाइड किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो थर्ड स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। 36 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 3 ओनली। देख लीजिए, आर्टिकल 21 में कौन कौन से राइट्स को इंक्लूड कर दिया गया है, जैसे सच एज राइट टू हेल्थ, राइट टू एजुकेशन, फिर राइट टू स्पीडी ट्रायल, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू फ्री लीगल एड, ये सारे कुछ उसमें इंक्लूड कर दिए गए। उसके अलावा राइट टू अनपॉल्यूटेड एयर, सब कुछ है उसमें इंक्लूडेड किया गया है। एक क्वेश्चन नंबर 37 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम लोग ढूंढ रहे हैं दोस्तों। बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉ विथ रिगार्ड टू प्रिवेंटिव डिटेंशन।
तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकता है। हालांकि कुछ क्राइटेरिया डिफाइंड है कि पार्लियामेंट कौन कौन से एरिया में लॉ बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, जैसे सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन और सोवरेंटी, इन सब पर पार्लियामेंट बना सकता है। फिर लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, और पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, इन सभी पर पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज एक्चुअली करेक्ट। जैसे आपको मैं बता दूं, आप लॉ का नाम ही याद रखिए, जैसे सेंटर की लॉ है कि यूएपीए, ये भी एक प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है, ठीक है, और स्टेट का एक लॉ है मको का, या फिर एनएसए, और या फिर जम्मू कश्मीर में था एक पीएसए, ठीक है। तो इस सब से आपको ये पता रहना चाहिए, आइडिया रहना चाहिए कि हाँ पीएसए जम्मू कश्मीर में था, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो जम्मू कश्मीर का अगर ये कानून है तो इसका मतलब स्टेट को ये पावर दी गई है। एनीवे, आपको ये पता रहना चाहिए बस कि ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉ जो है वो पार्लियामेंट भी बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकती है, अपने दिमाग में इसको बिठा लीजिए। आइए स्टेटमेंट 2 देखिए। द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है। तो आप समझिए कि इमरजेंसी में कौन सी फंडामेंटल राइट्स नहीं लिए जा सकते हैं। इमरजेंसी में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं वो आपसे छीने नहीं जा सकते हैं। अब ये देखिए तो राइट टू प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन, ठीक है, ये कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, ये आर्टिकल 20 वाला फंडामेंटल राइट्स है। हेंस इट कैन नॉट बी टेकन ड्यूरिंग इमरजेंसी। स्टेटमेंट बी इज ऑल्सो करेक्ट। फिर तो तीसरा देखिए, नो ऑब्जेक्शन कैन बी मेड व्हेन द स्टेट कैरीज ऑन ट्रेड बिजनेस एज ए मोनोपोली। बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 19F, ठीक है, में आपको प्रोवाइड किया जाता है राइट टू प्रोफेशन, ठीक है, आपको जो भी प्रोफेशन में रहना हो वो प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर स्टेट चाहे कि किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में वो स्टेट ही रहेगी, स्टेट की मोनोपोली रहेगी और बाकी सारे लोगों को वो एक्सक्लूड करना चाहेगी, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन आप स्टेट पर नहीं लगा सकते हैं। तो स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो राइट। तो अभी इसका करेक्ट आंसर क्या दोस्तों, इसमें तो एक भी इनकरेक्ट है स्टेटमेंट है ही नहीं, तो डी, नन ऑफ द एबव विल बी आवर राइट आंसर। आई क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट बोथ स्टेट एंड इंडिविजुअल एक्शंस, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल एक्शंस के अगेंस्ट कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको मिलते हैं। आर्टिकल 15(2) से मिलते हैं, आर्टिकल 17 से मिलते हैं, यानी आपका अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो अधिकार है तो वो आर्टिकल 17 से मिलता है। आर्टिकल 23 यानी जो आपका ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर के खिलाफ जो अधिकार है, और आर्टिकल 24 यानी चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो अधिकार है आपका, ठीक है। तो ये चारों के चारों अधिकार आपको स्टेट के खिलाफ भी मिलते हैं और इंडिविजुअल पर्सनस के एक्शंस के खिलाफ भी आपको ये चारों अधिकार मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप देख लीजिए 15(2) इसमें है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी स्टेट के खिलाफ भी आपको एक फंडामेंटल राइट मिलता है, प्लस इंडिविजुअल एक्शंस के खिलाफ भी मिलता है, 17 में भी, 24 में भी, ठीक है। तो 38 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। बस ये चार ही फंडामेंटल राइट्स हैं, इसलिए आपको याद करने में कोई टेंशन भी नहीं होगी। 15 क्लॉज 2, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, इनसे जो फंडामेंटल राइट्स आपको मिलता है, दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड दीज राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट इंडिविजुअल एक्शंस ऑल्सो, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर इट, दीज 4 राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर वेरी स्पेशल। तो 38 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन 39 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। तो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी जो दिया गया है उसे कुछ कुछ आपके दोस्तों एक्सेप्शंस भी हैं। तो क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो देख लेते हैं। जैसे डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी टू यूएन एंड इट्स एजेंसीज, तो ये बिल्कुल सही बात है। जो यूएन या फिर यूएन एजेंसीज के जो लोग हैं, ठीक है,
उन लोगों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी प्रोवाइड करती की जाती है। जैसे अगर आप कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, चोरी बदमाशी, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया, रेप मर्डर कुछ भी करते हैं, ठीक है, तो इंस्टेंटली आपको पुलिस अरेस्ट करेगी एंड ऑल दैट। लेकिन अगर किसी यूएन के एजेंसी के या फिर आपका फॉरेन एम्बेसी के कोई लोग यहाँ पर ऐसा कोई क्राइम करते हैं, ठीक है, तो स्टेट उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगी, बस उनको बोल दिया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर जो है आप देश छोड़ करके निकल जाइए, और वो जिस भी देश के हैं उस देश को बता दिया जाएगा कि देखो भाई इसने ऐसा ऐसा किया है, तो आप इसके खिलाफ एक्शन ले लेना, ठीक है। तो ये इम्यूनिटी उनको प्रोवाइड की जाती है, तो कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी के तो अगेंस्ट हो गया, ठीक है। तो तो ठीक है, पर ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करना दोस्तों जरूरी है। तो स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देख लीजिए, आर्टिकल 31C, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। बिल्कुल सही बात है, जैसे ही आर्टिकल 31C पिक्चर में आता है दोस्तों, आर्टिकल 31C क्यों लगाया जाता है? आर्टिकल 39B और 39C यानी ये दोनों डीपीएसपी हैं। अगर इन डीपीएसपी को फॉलो करने के क्रम में, अगर आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 इनका उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, उल्लंघन होने दिया जाएगा, ये बात समझ लीजिए। तो और ये किस आर्टिकल में कहा गया, देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। 31C में ये कहा गया है, 31C में कहा गया है क्या कि 39B और 39C को फॉलो करने के लिए 14, 19 और 21 का उल्लंघन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चेन बना करके आप याद रख लीजिए। एनीवेज, तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर तीसरा देखिए, इम्यूनिटी टू द गवर्नर, अगेन दिस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू द राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट को एक साधारण इंसान की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता दोस्तों, तो उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शंस नहीं लिया जा सकता है। सिविल एक्शन भी लेने के लिए उनको कम से कम 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है एंड ऑल दैट। तो 39 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों ही एक्सेप्शंस हैं ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स, इट इज पार्ट ऑफ विच ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहले ये बताइए कि ये किस आर्टिकल की वर्डिंग है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल 28 की वर्डिंग्स है, ये आर्टिकल 28 की वर्डिंग्स है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक को बोलते हैं हम लोग फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बस अपने से दिमाग नहीं लगाना है, आप आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा आर्टिकल है और फिर वो आर्टिकल को किस कैटेगरी में रखा गया है। तो जैसे 14 से 18 तक जो है वो राइट टू इक्वालिटी है, ठीक है। फिर 19 से 22 तक जो भी आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम है। 23 एंड 24 जो आर्टिकल है वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। 25, 26, 27 और 28 ये 4 आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 29 और 30 जो है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। और आर्टिकल 32 जो है वो प्रोवाइड करता है आपको फंडामेंटल राइट टू रिमेडी, ठीक है। तो एनीवेज इसको एकदम याद रखना है, ये कैटेगराइजेशन आपको, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। देख लीजिए। आई क्वेश्चन 41 देख लेते हैं। आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ठीक है। हाउएवर दिस प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू, ठीक है। तो ओरल एविडेंस, ठीक है। तो दोस्तों ओरल एविडेंस के खिलाफ ये राइट्स आपको मिलता है, ठीक है। आपको जबरदस्ती जो है स्टेटमेंट देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो पार्ट गलत हो गया आपका, ठीक है। दूसरा देखिए, कंपलसरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। हाँ, लेकिन भले ओरल एविडेंस देने के लिए आप बाध्य नहीं है, लेकिन कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट्स है तो आपको कंपलसरली प्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, मोबाइल फ़ोन है, उन सब चीज़ों से कुछ भी डेटा वगैरह निकाल के देखा जाएगा कि आपने क्या किया है नहीं किया है,
ठीक है, तो मटेरियल ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस करने के लिए आपको कंपेल किया जा सकता है, तो स्टेटमेंट 2 इज एक्चुअली करेक्ट। दिस डज नॉट एक्सटेंड टू कंपल्सरी प्रोडक्शन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। फिर देखिए, कंपल्सन टू गिव ब्लड स्पेसिमेंट्स, बिल्कुल सही बात है, ब्लड स्पेसिमेंट्स, ठीक है, या फिर फिंगरप्रिंट या फुट मार्क, ठीक है, या जो भी आपका जो बायोलॉजिकल स्पेसिमेंट्स हैं वो सब देने के लिए आपको बाध्य किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली, ठीक है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन यानी खुद के खिलाफ आपको गवाही नहीं देनी है, तो ठीक बात है, आपका ओरल स्टेटमेंट देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। बट ये 2 एंड 3 इसके सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 एंड 3 ओनली। आई क्वेश्चन 42 देख लीजिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू एजुकेशन, ठीक है। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन मिलता कौन से आर्टिकल से, पहले ये देख लीजिए, ये मिलता है आपको आर्टिकल 21A से, ठीक है। और ये आपको फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या क्या किया, तो इसने एक तो आर्टिकल 21A जोड़ दिया फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में, ठीक है। इसने आर्टिकल 45 की वर्डिंग को चेंज कर दिया, वर्डिंग को चेंज किया है, ठीक है। आर्टिकल 45 पहले भी थी लेकिन उसकी वर्डिंग दूसरी थी, उसके वर्डिंग को चेंज कर दिया अंडर DPSP, ठीक है। फिर इसने आर्टिकल 51 में के 51A में इसने एक सब क्लॉज स्मॉल के को जोड़ दिया, जो कि पेरेंट्स और गार्जियन को बोलता है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ये आपकी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। तो एनीवेज, तो ये हो गया आपका राइट टू एजुकेशन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इट प्लेसेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। लेकिन दोस्तों कुछ खास बच्चों के लिए इसने बात की है अप टू 18 ईयर्स, अप टू 18 ईयर्स। अगर आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से खास बच्चे हैं जिनको 18 साल तक पढ़ाने की बात की गई है, तो आप कमेंट में करके बताइएगा मुझे। एनीवेज, स्टेटमेंट 2 देख लीजिए, दिस राइट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरनर्स। तो आप सीधा देख लीजिए ना, 15, 16, 19, 29 और 30, क्या ये 15, 16, 19, 29, 30 की बात कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो फिर जो भी बचे हुए सारे आर्टिकल्स हैं, बचे हुए जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं सिटीजन्स को भी और फॉरेनर्स को भी, सभी को। इसलिए स्टेटमेंट 2 तो आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। राइट टू एजुकेशन जो है वो सिटीजन्स को भी अवेलेबल है और नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं। एनीवेज, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स कैन बी इश्यूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है, अगर किसी को इलीगल डिटेंशन कर रखा हो, किसी ने किडनैप कर रखा हो, कुछ भी कर रखा हो, या किसी के माँ बाप ने अपने बेटे को बंद कर दिया हो कि तुमको, अगर वो मान लो किसी से इच्छा जाहिर करे हो कि मैं इस लड़के से शादी करूँगा, माँ बाप उस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं और उन लोगों ने उनको बंद कर दिया है, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस जो है दोनों ही इलीगल डिटेंशंस में के केस में हैबियस कॉर्पस को लगाया जा सकता है, यानी कि अगेंस्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ भी, यानी पुलिस भी आपको अगर बिना किसी जुर्म के अगर डिटेन करके रखेगी तब भी, और पब्लिक प्राइवेट इंडिविजुअल भी, तो दोनों के खिलाफ इसको लगाया जा सकता है। बाकी प्रोहिबिशन देखिए, प्रोहिबिशन के डिफिनेशन में ही है दोस्तों कि इशूड बाय ए हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल, ठीक है। तो ये कहाँ है ट्राइब्यूनल, अब कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ना ही कोर्ट है ना ही ट्राइब्यूनल है, तो दूसरा तो गलत हो गया। और को वारंटो इशू होता है दोस्तों, ये को वारंटो इशू होता है जब किसी पब्लिक ऑफिस को इलीगली यूसर्प कर लिया जाता है, यानी पब्लिक ऑफिस में
कोई ऐसा इंसान बैठ जाए जो कि उसको डिजर्व नहीं करता है, ठीक है, तो उस केस में इसको लगाया जा सकता है। तो अगेन दिस इज अबाउट पब्लिक अथॉरिटीज, यहाँ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की यहाँ पर कोई भी बात नहीं की जा रही है, ठीक है। और को वारंटो इशू होता है व्हेन अ पब्लिक ऑफिस इज इलीगली ऑक्यूपाइड, लीगली ऑक्यूपाइड, ठीक है। तो अगेन दिस इज नॉट इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स, आप इतना समझ लीजिए। तो थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, वन ओनली। आइए क्वेश्चन 44 देख लेते हैं। द एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन, एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन क्या है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे बहुत सारे रिलीजन में प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है, तो अगर वो प्रैक्टिसेस मान लीजिए कि एक तो गैर कानूनी है या फिर इक्वालिटी के अगेंस्ट है या फिर स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है, तो कुछ लोग उस पर क्या करेंगे, उंगली उठाएंगे। तो रिलीजन ये बोल सकता है, जो धर्म गुरु हैं वो लोग ये बोल सकते हैं कि ये तो हमारा धर्म का पार्ट है, फिर तो आप जो है हम लोग को अपना धर्म ही फॉलो नहीं कर दे रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्ट्रिन निकाली है जिसका नाम है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस टेस्ट, ठीक है, इसी को एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन बोला जाता है, जिसके तहत ये चेक किया जाता है कि जो पर्टिकुलर रिचुअल या पर्टिकुलर चीज़ जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाई जा रही है, तो क्या ये एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है इस रिलीजन का या फिर ये नॉन एसेंशियल पोर्शन है, ठीक है। और उस आधार पर अगर तो वो नॉन एसेंशियल पोर्शन है उस रिलीजन का, ठीक है, और साथ के साथ अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स वगैरह को वायलेट कर रहा है, तो फिर उस जो प्रैक्टिस है उसको आसानी से हटाया जा सकता है, इवन दो वो अगर एसेंशियल प्रैक्टिस है रिलीजन का, ठीक है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मतलब वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट्स वगैरह को, फिर भी उसको हटाया जा सकता है, बट नॉन एसेंशियल को तो आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए, द एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो आर्टिकल 14 एंड 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, आर्टिकल 20। तो आपको तो ये पता चल ही गया है कि ये फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन इससे रिलेटेड है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इससे रिलेटेड है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 25, 26, 27, 28, ये 4 आर्टिकल्स हैं आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से रिलेटेड। तो 44 का राइट आंसर क्या हो गया, डी हो गया, ठीक है। एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन इज रिलेटेड टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था दोस्तों, एकदम इसको लिख लीजिए या फिर मन में लिख लीजिए, ठीक है, मन में क्या लिख लीजिए कि सिरूर मठ केस जो 1954 में था, वहीं पर ये एसेंशियलिटी डॉक्ट्रिन जो है पिक्चर में आई थी। आई क्वेश्चन 45 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट है वो पूछ रहा है, यानी जाहिर सी बात है 4 स्टेटमेंट में 3 स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है और एक स्टेटमेंट ही करेक्ट है। चलिए देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, आपको बिल्कुल पता है कि ये गलत है। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट टू प्रमोट आइडियल्स ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। जहां तक कि और जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी आर मेंट फॉर प्रोमोटिंग द आइडियल्स ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, हेंस स्टेटमेंट ए इज रॉन्ग। स्टेटमेंट बी पर आइए। दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर, यानी उनको छुआ भी नहीं जा सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स को छीना भी जा सकता है, एब्रोगेट भी किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है, उसमें बहुत इमरजेंसी वगैरह के दौरान बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है इन्फोर्स करना भी जरूरी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कि दे आर सैक्रोसैंक्ट इन नेचर। फिर ऑप्शन सी देखिए, देयर एप्लीकेशन टू द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस कैन बी एब्रोगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, ये स्टेटमेंट देखिए वैसे तो सही है, ठीक है, बट देयर राइट्स कैन नॉट बी एब्रोगेटेड बाय द
प्रेसिडेंट बट बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। आर्टिकल 33 में एकदम डायरेक्टली एकदम बाई वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ टू एब्रोगेट द, टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट्स ऑफ, फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एटसेट्रा। ठीक है, फिर डी देखिए, नन ऑफ द स्टेटमेंट्स ABC गिवन है करेक्ट, तो खैर इसका डी ही आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तीनों ही क्या है, इनकरेक्ट है विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स, एक भी करेक्ट नहीं है। आइए दोस्तों, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 23। तो देखिए आर्टिकल 23 कहता है फोर्स्ड लेबर, ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इन सभी की बात करता है आर्टिकल 23। ठीक है, तो अब जैसे इसमें बोल रहा है कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है क्या आर्टिकल 23 के अंतर्गत, तो ऐसा नहीं दोस्तों, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड तो है बट इट इज़ प्रोहिबिटेड अंडर आर्टिकल 24, हेंस स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। फिर देखिए देवदासी सिस्टम, बिल्कुल देवदासी सिस्टम दोस्तों, जैसे जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं उनको उनके घर से ले लिया जाता है और लाइफ टाइम उनको टेम्पल में दासी बन करके रहना पड़ता है, यानी वो टेम्पल के लिए सारा फंक्शंस वगैरह का आयोजन करती हैं, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, फिर टेम्पल के फंक्शंस में डांस करना, ये सब उनका काम रहता है। ठीक है, और फॉर विच दे आर नॉट पेड एनीथिंग, मीन्स वो लोग देव की यानी भगवान की दासी बना दी जाती हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, भगवान तो ऐसा बोलने रहे कि मेरी दासी बन के नाचो या जो भी करो। ठीक है, ये तो इंसान ही लोग उनसे ऐसा करा रहे हैं। ठीक है, उनका एजुकेशन पूरा ख़त्म हो जाता है लाइफ टाइम की। और दूसरी बात क्या है कि उन लोगों ने ये डिसीजन खुद भी नहीं लिया है। अगर आप 18+ के हैं, ठीक है, तो काफ़ी लोग हैं जो कि स्पिरिचुअल मार्ग में अपने आप को डेडिकेट कर देते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़ देते हैं और टेम्पल वगैरह में जा करके सर्व करते हैं, दैट इज़ ऑल राइट। ठीक है, बट छोटे बच्चे से बिना उसके कंसेंट के ऐसा कराना, इट इज़ नॉट ऑल राइट, इट इज़ लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग ओनली। हेंस जो देवदासी सिस्टम है उस पर बैन लगाया गया है अंडर आर्टिकल 23, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। ठीक है, फिर देखिए कंपलसरी सर्विसेज फॉर द पब्लिक पर्पस। ठीक है, तो कंपलसरी सर्विस फॉर द पब्लिक पर्पस ये प्रोहिबिटेड नहीं है दोस्तों। इनफैक्ट आर्टिकल 23 में ये लिखा गया है कि कंपलसरी सर्विस के लिए आपको बुलाया जा सकता है। ठीक है, कंपलसरी सिविल सर्विसेज के लिए भी, यानी मतलब रोड की सफाई या कुछ नाला बनाना है या कुछ भी बनाना है, ठीक है, सरकार को, और मान लीजिए कि फंड्स की कमी, कुछ किसी भी कारण से आपको उसमें एंगेज किया जा सकता है। दूसरा बात, मिलिट्री सर्विस के लिए भी आपको बुलाया जा सकता है, तो ये प्रोहिबिटेड नहीं है, तो थर्ड तो इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो 46 का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 2 ओनली इज द राइट आंसर। देख लीजिए आर्टिकल 23 में जो एक्सप्रेशन ट्रैफिक है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, जैसे सेलिंग एंड बाइंग ऑफ मेन वीमेन एंड चिल्ड्रन लाइक गुड्स, किसी सामान की तरह उनको खरीदना बेचना। फिर इमोरल ट्रैफिक इन वीमेन एंड चिल्ड्रन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे वेश्यावृत्ति इत्यादि के लिए बच्चों को खरीदना बेचना, महिलाओं को खरीदना बेचना। फिर देवदासी सिस्टम और फिर स्लेवरी, ये सब कुछ ही आर्टिकल 23 के अंतर्गत प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर के अंतर्गत क्या है, प्रोहिबिटेड है दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों क्वेश्चन 47 देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, तो आपको पहली बात ये पता हो जाना चाहिए कि ये है आर्टिकल 20। ठीक है, यहाँ जहाँ पर कि आपको 3 राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं, कौन कौन सा, नो पोस्ट फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपर्डी, ठीक है, और नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो पहला ये तो स्टेटमेंट गलत है, इट इज़ नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 22, इट इज़ कवर्ड अंडर आर्टिकल 20। फिर देखिए एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ कैन बी इम्पोज ऑन टैक्स लॉज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये पोस्ट फैक्टो लॉ जो है ये वाला ये चीज़ सिर्फ क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड है और टैक्स लॉ इज बेसिकली अ सिविल लॉ। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 इज एक्चुअली करेक्ट। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ जो है वो क्रिमिनल लॉ में नहीं लगा जा सकता है, मतलब क्रिमिनल केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के तहत आपको पनिश नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, बट टैक्स के केसेस में एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ आप पर इम्पोज किया जा सकता है। ठीक है, फिर तीसरा देख लीजिए, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपर्डी इज अवेलेबल ओनली इन प्रोसीडिंग्स बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ और जुडिशियल ट्रिब्यूनल। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जैसे ये है, मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन आप पर कोई चार्ज लगा रहा है या पनिशमेंट दे रहा है आपको, ठीक है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते जैसे आपने ऑफिस में कुछ क्राइम किया, करप्शन किया, आपके ऑफिस ने आपको निकाल दिया और फिर करप्शन के लिए पुलिस भी आपको सजा, मतलब कोर्ट भी आपको सजा दे रही है, न्यायालय भी सजा दे रही है, तो आप न्यायालय को जाकर के ये नहीं बोल सकते हैं कि देखिए श्रीमान डबल जियोपर्डी हो गया, ये तो मुझे एक ही क्राइम के लिए 2 बार सजा दी जा रही है, एक तो मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया है, ठीक है, जॉब से भी छुट्टी दे दी गई है और प्लस आप ही सजा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ऑफिस से उसको निकाला गया है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन डबल जियोपर्डी सिर्फ किसके लिए है? जुडिशियल डिसीजन के लिए। ठीक है, यानी कोई कोर्ट आपको 2 बार सजा नहीं दे सकती है। ठीक है, अब आपके मम्मी पापा आपसे मान लो नाराज रह के जीवन भर आपसे बात ना करें, तो आप ये नहीं बोल सकते कि देखो मम्मी पापा ने मुझे सजा दे दिया है, ठीक है, अब आप मुझे सजा मत दो। सिर्फ कोर्ट के लिए कहा गया है कि वो 2 बार सजा नहीं देगी इंसान को एक ही गलती के लिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी क्या है आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो 47 का राइट आंसर क्या हो गया? और यहाँ इनकरेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, 47 का ए इज द राइट आंसर। आइए 48 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए स्टेटमेंट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 32 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 32 के एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। तो द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट का पावर यहाँ पर ओरिजिनल तो है, बिल्कुल है, पर क्या ये पावर एक्सक्लूसिव है? यानी क्या जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में क्या कोई इंसान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है? ऐसा नहीं है, इंसान हाई कोर्ट भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो जुरिस्डिक्शन है दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, हाँ दिस इज ओरिजिनल एंड दिस इज वाइड। वाइड क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के साथ साथ आपका रिट्स भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो तीन वर्ड है दोस्तों, ओरिजिनल, एक्सक्लूसिव और वाइड। तीनों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिनल का मतलब क्या होता है। ओरिजिनल का मतलब कि कोई इंसान फंडामेंटल राइट के वायलेशन पर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि वो अपील के माध्यम से ही जाए, यानी पहले हाई कोर्ट जाए फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। हेंस दिस जुरिस्डिक्शन इज ओरिजिनल। तो बिल्कुल सही बात है, दिस जुरिस्डिक्शन इज ओरिजिनल। एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ कि इंसान फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकता है, तो दिस इज नॉट द केस, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। हेंस दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव, हेंस दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव। वाइड का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केसेस में पनिशमेंट पेनल्टी के साथ साथ रिट्स भी जारी कर सकता है। ठीक है, तो रिट्स जारी कर सकता है, हेंस दिस जुरिस्डिक्शन इज वाइड ऑल्सो। तो आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मिलती है और वाइड जुरिस्डिक्शन मिलती है, बट एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं मिलती है। तो हेंस स्टेटमेंट 1 क्या हो गया? स्टेटमेंट 1 हो गया आपका इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, प्रेसिडेंट कैन एम्पावर एनी कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स। तो देखिए ऐसा नहीं, प्रेसिडेंट नहीं कर सकता ये काम कर सकती है पार्लियामेंट। ये डायरेक्शन, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स अगर फंडामेंटल राइट वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो जारी कर ही सकते हैं, पर पार्लियामेंट चाहे तो किसी और कोर्ट को भी एम्पावर कर सकता है रिगार्डिंग दिस, बट पार्लियामेंट कर सकती है, ना कि प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड देख लीजिए, इट कैन नॉट बी इन्वोक्ड टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ ए लेजिस्लेशन अनलेस इट डायरेक्टली इन्फ्रिंजेज एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए 1 गलत है, 2 गलत है, तीसरी की बात की जा रही है कि आर्टिकल 32 को तभी इन्वोक किया जा सकता है जबकि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा हो। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। एक फ्रेज है साइने क्वा नन। साइने क्वा नन मतलब एसेंशियलिटी है। एसेंशियलिटी किस चीज़ की है? आर्टिकल 32 को अगर इन्वोक करना है तो
फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन जो है वो एसेंशियल है, यानी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन इज ए साइने क्वा नन फॉर इम्पोजिशन ऑफ आर्टिकल 32। हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। तो 48 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, 3 ओनली। आई 49 देख लेते हैं दोस्तों। द सुप्रीम कोर्ट इन नालसा जजमेंट रिकॉग्नाइज्ड द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। Following the judgment, the transgenders were entitled to which of the following rights? ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो नालसा जजमेंट है वो रिलेटेड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, जिसमें कि ट्रांसजेंडर्स को कुछ अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर्स को कौन कौन से अधिकार इसमें मिले हैं? तो राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये इसको दिया गया है ट्रांसजेंडर्स को ये अधिकार। फिर आर्टिकल 15 कि उनके खिलाफ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा बेस्ड ऑन सेक्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। फिर आर्टिकल 16 यानी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी उनको जो है बराबरी का अधिकार मिलेगा, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, इसके अलावा 19 का भी उनको अधिकार मिला है दोस्तों, आर्टिकल 19 का भी अधिकार मिला है, प्लस 21 का भी अधिकार मिला है। 21 में एक वर्ड जोड़ा गया है डिग्निटी। आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ या फिर राइट टू लाइफ विथ रेप्यूटेशन, यानी सम्मान जनक जीवन का अधिकार है। तो ये जो वर्ड है ना डिग्निटी या फिर रेपुटेशन, ये भी नालसा जजमेंट से ही रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नालसा जजमेंट टोटल 5 राइट्स इंश्योर करता है ट्रांसजेंडर्स के लिए। कौन कौन सा? आर्टिकल 14 से रिलेटेड, 15 से रिलेटेड, 16 से रिलेटेड, 19 से रिलेटेड और 21 से रिलेटेड। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन 50 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन? ठीक है, आर्टिकल 19 में आपको पता है क्या क्या राइट्स हैं? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और प्रोफेशन। ठीक है, टोटल 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत। तो एनीवेज, तो अब पहला क्या बोल रहा है कि इट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 कहाँ दोस्तों? ये तो आर्टिकल 19 में आ गया ना, एसोसिएशन 19 क्लॉज सी में आ गया ये बेसिकली। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या हो गया? गलत हो गया दोस्तों। फिर दूसरा देखिए, इट ऑल्सो कवर्स द निगेटिव राइट ऑफ नॉट टू फॉर्म एन एसोसिएशन। बिल्कुल सही बात है, अगर किसी एसोसिएशन का आप हिस्सा नहीं बनना चाहते तो ये अधिकार भी आपको दिया जाता है आर्टिकल 19C के तहत। बट ऐसा नहीं है कि जैसे आपके ऑफिस में सभी लोग बोल रहे हैं कि हम लोग ये यूनियन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको बाध्य नहीं किया जा सकता उस यूनियन से जुड़ने के लिए। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। कोई एसोसिएशन बनाने का अधिकार तो है ही, पर एसोसिएशन ना बनाने का भी अधिकार है आपको। फिर तीसरा स्टेटमेंट देखिए, गेटिंग रिकॉग्निशन ऑफ द एसोसिएशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। दिस इज इनकरेक्ट। एसोसिएशन आपको बनाने का अधिकार है, बट सरकार उसको उस एसोसिएशन को मान्यता दे, ठीक है, यानी रिकॉग्नाइज करे, इसका फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा 50 का? ऑप्शन नंबर सी, 2 ओनली। सिंपल सा क्वेश्चन है। आर्टिकल क्वेश्चन 51 देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 51 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीट ऑफ मैंडेमस। तो रीट ऑफ मैंडेमस जो है अंडर आर्टिकल 32। तो मैंडेमस क्या कहता है दोस्तों? मैंडेमस कहता है कि जब ऑर्डर किया जाता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा, वी ऑर्डर यू टू परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। परफॉर्म योर पब्लिक ड्यूटी। अगर कोई इंसान है जो पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है
और उसने फर्स्ट इंस्टेंस पर अपनी पब्लिक ड्यूटी नहीं की, जिससे अन्य लोगों का जो फंडामेंटल राइट्स है वो वायलेट हो रहा है, तो वो अग्रीव्ड पार्टी जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है मैंडेमस जारी कर सकता है। यानी वी कमांड, ऑर्डर मतलब वी कमांड दैट यू शुड परफॉर्म दिस पब्लिक ड्यूटी। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या क्या है, इस मैंडेमस के बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ देते हैं हम लोग कि इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। अब सुप्रीम कोर्ट अगर सोचो कैसा अच्छा थोड़ी लगेगा कि प्रेसिडेंट को बोला कि वी कमांड दैट यू शुड परफॉर्म दिस ड्यूटी। ठीक है, तो थोड़ा सुनने में ही बहुत अजीब लग रहा है। ठीक है, तो और वैसे ये आर्टिकल 32 में मेंशन्ड भी है ये। ठीक है, एक्सेप्शंस में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर दूसरा देखिए, इट कैन बी इश्यूड टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। नो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन के लिए भी अगर दो प्राइवेट पार्टी, आपने किसी ए ने किसी बी के साथ कुछ भी प्राइवेट डील की, ठीक है, अब मान लीजिए बी ने अपने सारे ऑब्लिगेशंस पूरे कर दिए, ए ने नहीं पूरे किए, तो अब सुप्रीम कोर्ट ए को नहीं बोलने जाएगी कि वी कमांड दैट यू शुड यू शुड इन्फोर्स योर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये सब के लिए आर्टिकल 32 तक जाना जो है सही नहीं है, तो ये मैंडेमस में नहीं आता है दोस्तों, पहली बात ये जानिए। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, it can be issued to any kind of authority of public nature in respect of any type of function, administrative, legislative, quasi judicial and judicial। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के भी में भी ये किया जा सकता है। ठीक है, लेजिस्लेटिव फंक्शन में भी कमांड किया जा सकता है, क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल फंक्शंस सभी में कमांड किया जा सकता है बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो आपका 51 का क्या हो जाएगा, 3 इज ऑल्सो राइट। तो 51 का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, 1 एंड 3 ओनली। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है दोस्तों कि मैंडेमस कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव, ऐसे करके। तो यहाँ पर फंसाएगा, क्योंकि ये 5 जो आपके ये हैं रिट्स हैं। पहले तो कुछ रिट्स से सिर्फ पब्लिक ऑफिस के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं, और कुछ पब्लिक ऑफिस प्लस इंडिविजुअल के खिलाफ भी जारी किए जा सकते हैं। फिर पब्लिक ऑफिस में भी कई तरह के ऑफिस हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल, जुडिशियल। ठीक है, तो उसमें से कुछ कुछ जो है वो सिर्फ जुडिशियल बॉडीज के खिलाफ जारी किए जा सकते हैं, बट कुछ जैसे मैंडेमस हो गए वो एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल और जुडिशियल के खिलाफ भी जारी किए जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपको एकदम पकड़ के चलना होगा। जो रिट्स वाला पोर्शन है लक्ष्मीकांत में, उसको एकदम धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसको आप लोग पढ़िए, और पूरा उसका जो नुआंसेस है उसको समझ लीजिए और उसको आत्मसात इंटरनलाइज कर लीजिए। एनीवेज, तो 51 का बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी अगर वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखा होगा तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो ही गई होंगी मतलब। तो 51 का बी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं क्वेश्चन 52 देख लेते हैं। As per Article 15, Clause 5, states can make special provisions by law for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens, or for the scheduled caste or scheduled tribes, in so far as such special provisions to their admission to educational institution। देखिए सिंपल सी बात है, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ये कहता है, ठीक है, कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविजंस ला सकती है SC, STs और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स को एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, एजुकेशन में रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है पार्लियामेंट स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है। ठीक है, बेसिकली स्टेट जो है वो स्पेशल प्रोविज़न ला सकती है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से इसमें कवर किए जा रहे हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्या एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इसमें आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो जो दोनों प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आ गए, तो पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आएगा कि नहीं आएगा? वो भी आएगा। ये तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट ही इसको चला रही है, तो यहाँ पर तो वो रिजर्वेशन कायम होगा ही। जब वो एडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन लगा सकते हैं, यानी जहां सरकार कुछ पैसे दे रही वहां पर भी रिजर्वेशन लगेगा, जहां सरकार कोई एड नहीं दे रही है वहां पर भी वो रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में भी लागू किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा। लेकिन माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये लागू नहीं किया जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान रहे आपको
कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है रिजर्वेशन लागू नहीं किया जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मान लीजिए पारसी लोग एक स्कूल चलाना चाहते हैं पारसी लोगों के लिए, पारसी बच्चों के लिए, ठीक है। अब वहाँ पर रिजर्वेशन कर देंगे कि इसमें जो है दूसरी जाति या दूसरे धर्म के भी इतने परसेंटेज लोगों को जो है आपको सीट्स रिजर्व करना होगा, तो फिर ये तो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना, ठीक है। तो थर्ड इज नॉट राइट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, 1 and 2 ओनली। एक बात आपको और ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 15 क्लॉज 5 जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में बाई 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, ठीक है। देखिए, फंडामेंट कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स विथ रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू इट, ठीक है। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की गई थी 77th अमेंडमेंट एक्ट 1995 में फॉर एससीज एंड एसटीज। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल दोस्तों सही है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों सही है? जैसे आपको पता है कि एक मंडल केस हुआ था, ठीक है, जिसको इंदिरा साहनी केस भी बोलते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो रिजर्वेशन है वो आपका रिक्रूटमेंट में तो दिया जा सकता है, यानी आपका इनिशियल अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन कैन बी प्रोवाइडेड, बट रिजर्वेशन शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन प्रमोशन, ठीक है। ऐसा जजमेंट था इंदिरा साहनी केस में। इसीलिए फिर ये आपका 77th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसमें ये बात किया गया कि एससीज एंड एसटीज को जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कवर्ड अंडर 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। फिर देखिए, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये 73rd में तो नहीं है, ये है 97th अमेंडमेंट में। राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये किस आर्टिकल में जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया आर्टिकल 19 क्लॉज सी में। जो राइट टू फॉर्म एसोसिएशन है, उसी एसोसिएशन के साथ एक और वर्ड जोड़ा गया है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैज बीन मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर 97th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 2 इज इनकरेक्ट। फिर देखिए, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आपको मैंने पहले ही बताया कि ये 86th अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया है, तो 3rd इज राइट। तो 53 का क्या हो गया दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1 and 3 ओनली। आई क्वेश्चन 54 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ राइट टू फ्रीडम अंडर द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो देखिए, राइट टू फ्रीडम स्टार्ट होता है आर्टिकल ये 19 से आर्टिकल 22 तक, जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज आर कॉल्ड राइट टू फ्रीडम। जिसमें आर्टिकल 19 में बहुत सारे राइट्स हैं। कौन कौन से राइट्स है इसमें? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फिर आपका असेंबली, फिर आपका एसोसिएशन, फिर आपका क्या है मूवमेंट, फिर रेजिडेंस, पहले रेजिडेंस है, फिर मूवमेंट है, फिर प्रोफेशन है। ये तो 1990 में हो गया। फिर 20 में है राइट अगेंस्ट कन्विक्शन, ठीक है। कन्विक्शन के केसेस में सर्टेन राइट्स दिए गए हैं। 21 जो है वो आपका दिया गया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। फिर 21A दिया गया है राइट टू एजुकेशन। और फिर 22 जो राइट है वो आपका प्रोवाइड किया गया है दोस्तों राइट इन केस ऑफ डिटेंशन, ठीक है। तो डिटेंशन के केसेस में क्या क्या राइट्स दिए गए हैं? तो देखिए, आर्टिकल 19 में आपको कहा गया है कोई भी एसोसिएशन, असेंबली सब कुछ आप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रहे, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत आप स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं। स्ट्राइक करने का अधिकार आपको है, बट दिस इज नॉट फंडामेंटल राइट, दिस इज लीगल राइट, ठीक है। आप प्रॉपर नोटिस वगैरह दे करके अपने एम्प्लॉयर को आप स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस इज अ लीगल राइट, नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 देखिए, राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर। तो दोस्तों, जो बॉन्डेड लेबर है इसके खिलाफ जो अधिकार है वो आपको 2 जगह मिलता है। एक तो आर्टिकल 21 में भी मिलता है,
राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में भी और आर्टिकल 23 में भी मिलता है। ठीक है, तो राइट अगेंस्ट बॉन्डेड लेबर इज कवर्ड अंडर 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आपको बंधुआ मजदूर बना लिया गया दोस्तों, तो आपके पास कौन सी डिग्निटी बच गई? ठीक है, आपके पास कोई डिग्निटी तो बच नहीं गई, इसीलिए ये आर्टिकल 21 में भी कवर्ड है। ठीक है, प्लस आर्टिकल 23 में तो ये कवर्ड ही है। ठीक है, ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, स्लेवरी, देवदासी, ठीक है, ये सारे भी आर्टिकल 23 में कवर्ड है। तो एनीवेज, तो बॉन्डेड लेबर इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 21। और हम लोग कौन कौन से बात कर रहे हैं? आर्टिकल 20 से 22 तक में होना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल है। फिर देखिए राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, अगेन दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर आर्टिकल 21A। ठीक है, तो 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट टू फ्रीडम जो है वो आर्टिकल 19, 20, 21 और 22, 19 से लेकर 22 तक जो भी राइट्स है उसको कहा जाएगा राइट टू फ्रीडम। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर C, 2 and 3 ओनली। ठीक है, फिर से मैं आपको एक बार वैसे कैटेगराइजेशन बता दूं, कई बार बता चुका हूं। आर्टिकल 14 से 18 तक जो है राइट है उसको बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी। जो भी राइट्स है इसके अंदर उसको राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत लिया जाएगा। 19 से 22 तक जो भी राइट है उसको बोला जाएगा राइट टू फ्रीडम। फिर 23 और 24 में जो अधिकार है इसको बोला जाएगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर 25 से लेकर 28 तक जो भी राइट है उसको बोला जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर 29 और 30 में जो भी अधिकार है उसको बोला जाएगा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, या फिर माइनॉरिटी राइट्स भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल 32 में जो राइट है उसको बोला जाएगा राइट टू रेमेडी। एनीवेज, तो 54 का आंसर हो गया दोस्तों। अब चलिए अगला देखते हैं हम लोग, 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हम लोगों को। तो पहला स्टेटमेंट है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ अ प्रोविजन अंडर आर्टिकल 21 इज बोरोड फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत जगह से बहुत सारी चीज़ें बोरो की हुई हैं, लेकिन ये जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है इट इज़ बोरोड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट रिमेंबर दिस कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इज बोरोड फ्रॉम जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉट ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। 2-3 बार आप इसको बोल ही लीजिए चाहें तो अभी के अभी, ताकि आपको बहुत दिनों तक आपके दिमाग में छपा हुआ रहे। एनीवे, सेकेंड स्टेटमेंट पढ़िए, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो ये बात सही है। ये जो एक हादिया केस है, हादिया केस, हादिया कोई नहीं थी, हादिया एक लड़की थी केरल की। ठीक है, तो जब उसने शादी की अपने मनपसंद के इंसान के साथ, तो उसके मम्मी पापा ने जा करके सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा करके बोले कि देखिए ये हादिया तो जो है अभी 18 साल की भी नहीं हुई है। ठीक है, बाद में पता चला कि वो 18 साल की हो गई थी, उसको ज़बरदस्ती इन्फेंटिलाइज करने की कोशिश, मतलब बच्चा बनाने का कोशिश किया जा रहा था ताकि उसके अधिकार को, राइट टू मैरी को छीना जा सके। तभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो भाई, जो राइट टू मैरी ए पर्सन ऑफ वंस चॉइस है इट इज़ इंटीग्रल टू आर्टिकल 21। ठीक है, तो एनीवे, तो 55 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर करेक्ट पूछ रहा है ना, तो हो गया ऑप्शन नंबर B, 2 ओनली। देखिए हादिया केस में क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज इंटीग्रल टू आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यानी आर्टिकल 21 को बहुत इंटरप्रेट किया गया है दोस्तों, देखिए कितना इंटरप्रिटेशन किया गया है। राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी में आता है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गो अब्रॉड, राइट टू शेल्टर, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, राइट अगेंस्ट हैंड कपिंग, राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, राइट टू पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर, right to health and medical aid, right to information, right to reputation, right to speedy and fair trial, right to live with human dignity। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें इंटरप्रिटेशंस ऐड किए गए हैं। आइए क्वेश्चन 56 देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू। तो जाहिर सी बात है ये आपका दो टाइप के राइट होते हैं, एक जो सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। कौन कौन से राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है? 15, 16, 19, 29 और 30, ये राइट सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, और बाकी जो राइट्स हैं वो सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन सभी को अवेलेबल हैं दोस्तों। तो अब देख लीजिए इसका क्या आंसर हो जाएगा। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये कौन से आर्टिकल में आता है दोस्तों? तो ये आता है आर्टिकल 19 में। तो बिल्कुल फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन जो है ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है। तो ब्रिटिश सिटीजन को कैसे मिलेंगे? तो स्टेटमेंट 1 ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी इक्वालिटी बिफोर लॉ, देखिए 14 इसमें नहीं आ रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ 14 का आर्टिकल हो गया, 14 आर्टिकल के अंतर्गत। तो दिस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दिस इज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, अगेन दिस इज अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स। तो ये भी ब्रिटिश सिटीजन को मिलेगा, ठीक है। तो एनीवेज 56 का राइट आंसर क्या हो गया? ए हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए फॉरेनर्स को कौन कौन सा राइट नहीं मिलेगा? आर्टिकल 15 से नहीं मिलेगा, आर्टिकल 16 से नहीं मिलेगा, आर्टिकल 19, 29, 30 ये सब नहीं मिलेगा राइट उसको। क्वेश्चन 57 देख लीजिए दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसको देखिए। दे आर इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, तो दिस इज करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल वेयर एज DPSPs एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एटसेट्रा आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। तो फिर देखिए दीज राइट्स आर एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट दीज राइट्स आर क्वालिफाइड, यानी इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। फिर देखिए दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्शन, बिल्कुल सही बात है। जैसे आर्टिकल 20 और 21 को छुड़ा करके सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है आर्टिकल ये आपके ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो हेंस स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। फिर देखिए दे आर अवेलेबल ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, ऐसा नहीं है, सम ऑफ द राइट्स आर अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स ऑल्सो, ठीक है। तो 4 तो इनकरेक्ट हो गया, 2 भी इनकरेक्ट है। फिफ्थ देखिए दे आर कंटेंड इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा भी नहीं है, दे आर कंटेंड इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए 57 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 3 ओनली। फंडामेंटल राइट्स कौन से चैप्टर में? पार्ट 3 में है। आइए क्वेश्चन 58 देख लेते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इंडियन पॉलिटी के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स आपको देखने हैं। तो क्या बोल रहा है? ओनली पार्लियामेंट शेल हैव द पावर टू मेक लॉज रिस्ट्रिक्टिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है, कि सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है आर्म्ड फोर्सेस के लॉज को रिस्ट्रिक्ट करने के रिगार्डिंग। तो दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट। फिर देखिए बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर शैल हैव पावर्स टू मेक लॉज फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेस सच एज ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। नहीं दोस्तों, जहां भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग जो भी लॉ बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ पार्लियामेंट को है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को, ठीक है, ओनली पार्लियामेंट। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। तो 58 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 ओनली। आइए कुछ कुछ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 35 क्या करता है? कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजंस, द पार्लियामेंट शेल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट शेल नॉट हैव, यानी पार्लियामेंट बना सकता है, स्टेट नहीं बना सकता। कौन कौन से लॉ? प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट अंडर आर्टिकल 16, कुछ सर्टेन एम्प्लॉयमेंट के लिए स्टेट में रेजिडेंस होना जरूरी है, ऐसा लॉ बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा, ना कि स्टेट के द्वारा। फिर देखिए एम्पावरिंग कोर्ट्स अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू इश्यू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स एंड रिट्स ऑफ ऑल काइंड्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट्स को ये पावर देना कि वो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के केस में डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट्स जारी कर सकें, ये भी पावर है। ये पावर लेकिन किसके पास है? ओनली पार्लियामेंट, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। फिर देखिए
आर्टिकल 33 क्या कहता है कि रेस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस एटसेट्रा। ये काम भी सिर्फ कौन कर सकता है? ये भी काम सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है। ठीक है, फिर देखिए आर्टिकल 34 क्या कहता है कि मार्शल लॉ के दौरान अगर किसी इंसान ने फंडामेंटल राइट को ब्रेक किया तो उसको माफ़ कर, मतलब किसी इंसान, मतलब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट, उसने एक फंडामेंटल राइट को ब्रेक किया तो उसको माफ़ करने से रिलेटेड जो लॉ बनाने का अधिकार भी सिर्फ किसको है? ओनली पार्लियामेंट, ना कि स्टेट गवर्नमेंट। फिर देखिए और कौन सा अधिकार है? पार्लियामेंट सेल है, पार्लियामेंट ही बना सकता है और स्टेट नहीं बना सकता है। प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट्स दैट आर डिक्लेयर टू बी ऑफेंसेस अंडर फंडामेंटल राइट्स। यानी फंडामेंटल राइट्स के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑफेंस कोई करता है, ठीक है, कोई क्राइम करता है, तो उसको पनिश करने के लिए भी जो लॉ बनाने का अधिकार है ओनली पार्लियामेंट एंड नॉट स्टेट लेजिस्लेचर। तो कौन कौन से आर्टिकल इससे कवर होते हैं? आर्टिकल 17 कवर होता है। ठीक है, आर्टिकल 17 यानी कि अनटचेबिलिटी के खिलाफ अगर कानून बनाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा। ठीक है, फिर ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के खिलाफ भी अगर कानून बनाना है तो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगा। दोस्तों सिर्फ आप ध्यान रखिए जो आर्टिकल 22 है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है, तो इससे रिलेटेड कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। दोस्तों अगर इन एमसीक्यूज से आपको बेनिफिट हो रहा है, जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बेनिफिट ही नहीं होगा, आपको बहुत सारे जो नुआंसेस हैं एंड गैप ऑफ नॉलेज है दैट विल बी फिल्ड बाय दीज सेशंस। ठीक है, तो और अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSE विथ आनंद मोहन पर जुड़ जाइए। और ये वीडियो जो है ये आपका एक मोरल ड्यूटी बनता है। ठीक है, बिकॉज हियर व्हाट वी आर डूइंग, हियर वी आर स्प्रेडिंग द एजुकेशन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्यों है ये? सो रिवॉल्यूशन करने का कारण है क्या है कि देखिए कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल है जिसमें कि स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है कि UPSC इज़ ए वेरी डिफिकल्ट एग्जाम, आप इससे डरो। ठीक है, इतना ना डरो कि फिर आपको एक क्लियर स्ट्रेटजी आपके दिमाग में बन भी ना पाए, कोई स्ट्रेटजी बने भी तो आप उस स्ट्रेटजी में भरोसा ना कर पाओ, मेहनत ना कर पाओ। ठीक है, बट हियर व्हाट वी आर डूइंग, हियर वी आर सेइंग देखो भाई एग्जाम टफ है बट इट कैन बी ब्रोकन इनटू सिंपल कंपोनेंट्स, और फिर उन सिंपल कंपोनेंट्स को करो। यानी यू हैव टू रीड योर बेसिक बुक्स, यू हैव टू सॉल्व so many MCQs related to those basic books and then you have to give test. So this is the approach we are following. So this approach must reach to all the deserving candidates and hence you must share these videos. चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।